हेलो स्टूडेंट, आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर इंडियन नेशनलिज्म अप टू 1916 की 4th यूनिट का टॉपिक मिलिटेंट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पर आज हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गरमपंथ के बारे में बात की कि किस तरह से स्वदेशी मूवमेंट के दौरान नरमपंथ और गरमपंथ के बीच में मतभेद और विभाजन बढ़ने लगा और 1907 तक आते आते सूरत स्प्लिट के दौरान कांग्रेस के मतभेद खुलकर सामने आए और गरमपंथ नरमपंथ एक दूसरे से अलग हो गए और गरमपंथी विचारधारा वालों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। और इसी एक पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक जागृत होता है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक तरह से, जैसा अब हमने बात की कि गरमपंथ जो हैं नरमपंथियों से अलग कलम की ताकत में भरोसा रखते हैं और वो उग्र आक्रामक लेख लिखा करते थे। और कहा जाता है कि गरमपंथियों के उग्र आक्रामक लेखों को पढ़ करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों के बारे में जान करके भारत का युवा वर्ग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गया और उसने हिंसात्मक तरीक़ों को अपनाना शुरू कर दिया। और हिंसात्मक तरीक़ों के माध्यम से, सशस्त्र क्रांतियों के माध्यम से या बदनाम अधिकारियों की हत्याएं करके ब्रिटिश सरकार के अंदर दहशत या खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की। तो इस तरह से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो उद्देश्य हैं, कार्यक्रम हैं, वो थोड़े अलग दिखाई पड़ते हैं। ये हिंसक तरीक़ों का सहारा लेते हैं, हिंसक तरीक़ों को अपना करके ब्रिटिश सरकार को भारत से जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। ये इस तरह बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करने वाले युवाओं का उद्देश्य था कि जान लो और जान दो, यानी अपने देश के लिए बदनाम अधिकारियों के, ब्रिटिश अधिकारियों की जान हम लेंगे भी और अपने देश के लिए जान देंगे भी। इस तरह ये जो युवा थे उस समय सब कुछ अपना बलिदान करने के लिए, अपने प्राणों को त्यागने के लिए भी तैयार थे। और कांग्रेसियों ने लोगों में आज़ादी का सपना तो जगाया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा जगाया ही था, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने अपनी आहुति देकर लोगों के आंखों में इस सपने को जिंदा रखा। और एक तरह से यही राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं ये जो क्रांतिकारी। इन्होंने भूमि को माँ का दर्जा दिया और यही राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी शर्त थी कि भूमि हमारी माँ है और इसे हम किसी और के अधीन नहीं रहने देंगे। और इसीलिए जब जब क्रांतिकारियों की हत्याएं हुई, क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाया गया, पूरे देश ने इनके गम में आंसू बहाए, दुआएं इनके लिए की। और इस तरह भारत माता की जो अवधारणा है वो एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की ही देन है। और जब जब हम नोटिस करेंगे कि कांग्रेस का आंदोलन निष्क्रिय है, वो एक तरह से इनएक्टिव है, ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीतियों की वजह से अब वो सक्रिय रूप से आंदोलन नहीं चला रहे हैं, तब तब क्रांतिकारियों ने राजनीतिक मंच पर आकर के राष्ट्रवाद की कमान संभाली है। तो इस तरह राष्ट्रवादी जो है इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। और इन राष्ट्रवादियों के बारे में अगर हम बात करें, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के बारे में, तो इनकी जो प्रमुख जो एक तरह से जो गतिविधियां हैं, गुप्त समितियां बनाना, यानी अंडरग्राउंड होकर के कि संगठनों का निर्माण करना और अंडरग्राउंड रह करके या भूमिगत रह करके काम करना, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल का निर्माण करना और क्रूर जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनकी हत्याएं करना, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार करना, मुखबिरों की हत्या करना। यानी मुखबिर वो ऐसे लोग जो संगठन में जो भारतीय हैं, जो भारतीय राष्ट्रवादी जो योजनाएं बनाई जा रही हैं भारत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उसकी जानकारी अगर कोई व्यक्ति गुप्त रूप से ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा रहा है तो उसकी भी हत्याएं करना, ये इनकी प्रमुख गतिविधियां थीं इन क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की। और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय इस तरह से तिलक के पत्र जो है केसरी को जाता है। और तिलक ने 2 उत्सवों का प्रारंभ किया, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। और इसी प्रकार के जो क्रांतिकारी जो रिवॉल्यूशनरी तरह से कहा जाए या क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो सशस्त्र रूप से काम किया करती थी, उसमें आर्य बांधव समाज है जिसके सदस्य थे वीडी सावरकर, गणेश सावरकर। और नासिक में मित्र मेला नाम के गुप्त संगठन की स्थापना इन्होंने बल्कि की, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने मित्र मेला नाम का। और यही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये अभिनव भारत नाम की जो संस्था है वो यंग इटली का जो संगठन बनाया गया था, मेजनी ने बनाया था, उसी के नाम पर या उसी से प्रेरणा लेकर के बनाया गया। और इसी अभिनव भारत के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकरे, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या 1909 में कर दी थी, दिसंबर 1909 में। जैसा कि इनका एक प्रमुख ये दर्शन था, सिद्धांत भी था कि जो क्रूर ब्रिटिश अधिकारी हैं उनकी हत्या करके दहशत का माहौल पैदा किया जाए ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में।
तो अनंत लक्ष्मण करकरे जो कि अभिनव भारत के सदस्य थे, इन्होंने जैक्सन की हत्या कर दी जो नासिक का जिला मजिस्ट्रेट था। और इस नासिक के केस में गणेश सावरकर को काला पानी की सज़ा दी गई, कहा गया कि षड्यंत्र में शामिल हैं। और इसी प्रकार के बहुत सारे क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना हुई और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की विचारधारा को फैलाने का श्रेय भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद्र कुमार घोष को जाता है। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, इनकी रचनाओं से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों को बहुत प्रेरणा मिली। और भारत की जो पहली सुनियोजित या प्लान्ड कहा जाए क्रांतिकारी संस्था तो वो थी अनुशीलन समिति। इसका उद्देश्य था खून के बदले खून। और ये अनुशीलन समिति पूरे भारत में जगह जगह बनाई गई, अलग अलग स्थानों पे। पहली अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में बनाई गई 1902 में, जिसके सदस्य थे बारिंद्र कुमार घोष, सखाराम देउस्कर। दूसरी अनुशीलन समिति 1905 में ढाका में बनाई गई, इसके संस्थापक थे पुलिंद्र बिहारी दास। एक अन्य अनुशीलन समिति 1905 में मिदनापुर में बनाई गई और 1903 में ही कलकत्ता में बनाई गई अनुशीलन समिति। और ये अनुशीलन समिति का प्रारंभिक नाम लाठी क्लब के रूप में मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम्स में आती है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि जो लाठी क्लब है बंगाल का, उसी का नाम बाद में अनुशीलन समिति पड़ा एम.एन. रॉय के कहने पर, या मानवेंद्र नाथ रॉय ने इसे अनुशीलन समिति नाम दिया, जो आगे चल कर के भारत अनुशीलन समिति कहलाया। और इसी अनुशीलन समिति की प्रमुख सदस्यता थी सिस्टर निवेदिता, जिनका मूल नाम था मैकलिन स्लेडा। मैकलिन स्लेडा या सिस्टर निवेदिता अनुशीलन समिति के मेंबर थीं और एम.एन. रॉय अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। हालांकि एम.एन. रॉय के अनुसार अनुशीलन समिति स्वयं को उनका मानना था कि क्रांतिकारी गतिविधियों तक सीमित ना रखे, बल्कि तमाम तरह के सोशल इश्यूज़ को भी उठाना चाहिए इसको अपने मंच से। इसके अलावा तमाम सारी और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी जो तरह तरह के संस्थाओं के द्वारा चलाई जा रही थी, जिसमें बंगाल में आत्मोन्नति नाम की एक संस्था थी। इसके अलावा बंगाल विभाजन के दौरान 1905 में तमाम तरह की गुप्त संस्थाओं की स्थापना हुई, जो क्रांतिकारी संस्थाएं थीं, जो हिंसक गतिविधियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को डराने का काम करती थीं, जैसे स्वदेश बांधव समिति, व्रती समिति, सुहृदय समिति, युगांतर। इस तरह के ये प्रमुख संस्थाएं थीं जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को डराने का काम किया, उनके अंदर दहशत फैलाने का काम किया और हिंसा के माध्यम से भारत को आज़ादी दिलाने पर विश्वास करते थे। न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी इस प्रकार की संस्थाएं काम कर रही थीं, जो कि भारत की आज़ादी का जो प्रश्न है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को वाकिफ़ कराने के लिए भारत की औपनिवेशिक सरकार की गलत नीतियों से ये तमाम क्रांतिकारी संस्थाएं भारत से बाहर भी काम कर रही थी, जिनमें 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। इंडियन होम रूल सोसाइटी का माउथ पीस या मुखपत्र था इंडियन सोशोलॉजिस्ट, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इसी इंडियन होम रूल सोसाइटी के अन्य मेंबर जो हैं वी.डी. सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल थे। और इस प्रकार ये सब इन लोगों ने भारत से बाहर एक तरह से भारत की इस समस्या को, भारत की आज़ादी के प्रश्न को उठाया। और इनमें भारत से बाहर होने वाली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में सबसे प्रमुख नाम गदर आंदोलन का आता है। और गदर आंदोलन मुख्य रूप से भारत के बाहर रह रहे अप्रवासी भारतीयों द्वारा आरंभ किया गया था। और इन आंदोलनकारियों में जो थे, प्रवासी आंदोलनकारियों में मुख्य रूप से जो निष्कासित क्रांतिकारी थे, जो भारत से बाहर भेज दिए गए, या व्यापारी, पंजाब के अन्य क्षेत्रों से विदेशों में गए किसान, या दूसरे देशों से लाए गए जो भारतीय मजदूर जो अलग अलग ब्रिटिश उपनिवेशों में ले जाए गए थे, और वे भारतीय सैनिक थे जहां पर अभियान ख़त्म हो जाने पर ब्रिटिश अधिकारियों ने उनको वहीं पर छोड़ दिया था। तो इस तरह ये अप्रवासी बन गए भारत से बाहर दूसरे देशों में, और इन्होंने ही एक तरह से गदर आंदोलन को प्रारंभ किया, क्योंकि इनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही थीं। ये जो भारतीय प्रवासियों की विभिन्न जो ब्रिटिश उपनिवेशों में समस्याएं थीं, उनमें प्रमुख समस्याओं में इनके साथ बहुत भेदभावपूर्ण किया व्यवहार एक प्रमुख समस्या थी। बहुत कड़े अप्रवासी नियम थे जो माइग्रेंट्स के लिए नियम होते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन जो अधिनियम था बहुत कड़ा था। साथ साथ होटल हो या किसी प्रकार का जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर इनको जाने पर रोक हुआ करती थी। इनके लिए अलग तरह का व्यवहार होता था।
और जब भी इस प्रकार के समस्याओं के बारे में ये शिकायत करते थे भारतीय प्रवासी, तो इनमें ब्रिटिश सरकार हमेशा से इनके साथ असहयोग करती थी। और साथ ही ये बहुत सीमित वर्ग था इस प्रकार का जो प्रवासियों का था, और पश्चिमी मूल्यों से लेकिन ये परिचित थे, स्वतंत्रता, समानता, इस प्रकार के जो वेस्टर्न ये जो वैल्यूज़ हुआ करती थी उस समय, इनसे भी ये परिचित थे और अपने इस गुस्से को एक संगठन के रूप में ये व्यक्त करना चाहते थे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जो रंग भेद या जातीय जो विद्वेष की भावना थी वो बहुत ज़्यादा थी इनके प्रति। जो गोरे ब्रिटिश मजदूर हुआ करते थे, भारतीय मजदूरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। गोरे ब्रिटिश मजदूर ब्रिटिश उपनिवेशों में उनके संगठनों ने भारतीय मजदूरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, और ब्रिटिश सरकार ने भी जब भी संघर्ष की स्थिति आई गोरे मजदूरों और भारतीय मजदूरों के बीच में, तो गोरे मजदूरों का साथ दिया। इससे भारतीय मजदूरों में असंतोष व्याप्त हो गया। और इन सब में सबसे प्रमुख एक काम किया इसमें कामागाटा मारू नामक प्रकरण ने। ये एक प्रमुख कारण था गदर आंदोलन का, हालांकि तमाम तरह के और भी कारण थे जो हमने अभी गिनाए। हालांकि कामागाटा मारू तत्कालिक प्रकरण बना इस आंदोलन को स्टार्ट करने का। ये गदर षड्यंत्र कहलाता है, और गदर आंदोलन के अंतर्गत ये जो गदर षड्यंत्र है, ये कामागाटा मारू प्रकरण जो है, ये एक जहाज़ का नाम है। लाला हरदयाल के आदेश पर एक भारतीय गुरदीप ने कामागाटा मारू नामक जहाज़ को किराए पर लिया और लगभग 370 लोगों को से ज़्यादा लोगों को वैंकूवर में भेजा, कनाडा के वैंकूवर में। और कामागाटा मारू जो जहाज़ है वैंकूवर पहुंचा, तो दूर से ही इसको रोक लिया गया। कामागाटा मारू नामक जहाज़ को भारतीय उसमें सवार थे और इसको भारत से भेजा गया कनाडा में। और चूँकि 1908 में कनाडा की जो आव्रजन नीति थी या जो माइग्रेंट्स पॉलिसी थी, उसके द्वारा कनाडाई सरकार ने भारतीयों के कनाडा के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। चूँकि कनाडा और अमेरिका क्रांतिकारियों के एक प्रमुख शरण स्थली बनते जा रहे थे। देश भर के अलग अलग उपनिवेशों के जो क्रांतिकारी हैं वो कनाडा में और अमेरिका में आकर के छुपते थे, शरण लेते थे। ऐसे में कनाडा की सरकार ने और अमेरिका में इन पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और इससे इनको कनाडा के में ही कामागाटा मारू नामक जहाज़ को रोक दिया गया और वापस से इसको कलकत्ता में बजबज नामक स्थान पर भेज दिया गया। और यहाँ पर पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। इस जहाज़ पर सवार भारतीय यात्रियों और पुलिस के बीच में कई लोग मारे गए, 200 से ऊपर लोगों को जेल में भेज दिया गया, और करतार सिंह सराभा को गदर षड्यंत्र में भाग लेने के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया। हालांकि गदर आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गदर आंदोलन ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको भारतीय प्रवासियों यानी भारत से बाहर रह रहे भारतीय लोग और भारत में रह रहे लोगों नागरिकों के बीच में एक तरह से संपर्क बढ़ाने का काम किया, दोनों के बीच में संवाद बढ़ाने का काम किया। तो ये जो गदर आंदोलन है इसने असंतोषजनक घटनाओं को दिशा तो दी ही, और भारतीय नागरिकों और भारतीय प्रवासी नागरिकों के बीच में एक कड़ी का काम किया। इनके उद्देश्य और कार्यक्रमों को अगर हम देखें तो इनके उद्देश्यों में सशस्त्र संघर्ष के द्वारा अंग्रेज़ों को बाहर करना था, और भारत में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना करना, समतावादी समाज की स्थापना करना, इस तरह के इनके उद्देश्य थे। और इसके लिए इन्होंने प्रेस का भी सहारा लिया। इस प्रेस के सहारे के द्वारा इन्होंने ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों को उजागर करना प्रारंभ किया। तो इस तरह ये जो गदर आंदोलन है इसने भारत से बाहर ब्रिटिश सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। और साथ साथ गदर आंदोलन का जो एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है इसका, उसने इसकी महत्ता को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके मेंबर्स में हिंदू, मुस्लिम, सिख इस सभी वर्गों से लोग थे। साथ साथ ये इस बात को ध्यान रखिएगा 1913 में मई में पोर्टलैंड, यूएसए के पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की गई। बाद में हिंदी एसोसिएशन का नाम बदल करके गदर पार्टी कर दिया गया, और गदर पार्टी की स्थापना जो नाम बदला गया ये 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया। और लाला हरदयाल ने रामचंद्र और बरकत उल्ला के सहयोग से इसकी स्थापना की। और गदर पार्टी के मेंबर्स में सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, हरनाम सिंह और काशीराम मरोली इत्यादि शामिल थे। और गदर पार्टी की शाखाएं हुआ करती थीं, दो इसकी ब्रांचेस थीं, प्रहारक और प्रचारक। प्रहारक जो थी भारत की स्वतंत्रता के लिए मिलिटेंट को तैयार करती थी, योद्धाओं को, और प्रचारक जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार करती थी। और गदर पार्टी की मुख्य पत्रिका थी गदर, और गदर पत्रिका का जो पहला प्रकाशन है, पब्लिकेशन, वो 1 नवंबर 1913 को इसके स्थापना दिवस के दिन ही उर्दू में प्रकाशित हुआ। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा
कई बार ऑप्शन में गुरुमुखी भाषा दिया रहता है या हिंदी या गुजराती, और हम लोग सोचते हैं कि चूंकि गदर पार्टी लाला हरदयाल या बहुत सारे पंजाबी व्यक्तियों ने मिलकर स्थापना की है तो हो सकता है कि पंजाबी में इसका प्रकाशन हुआ हो मुखपत्र का पहला। लेकिन इसका पहला मुखपत्र जो है वो उर्दू भाषा में 1913 में प्रकाशित किया गया, लेकिन आगे चलकर तमाम तरह की क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसने गुरुमुखी भाषा, उर्दू, हिंदी, गुजराती भाषाओं में भी गदर पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। गदर आंदोलन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि भारत को प्रथम अस्थायी सरकार इसी ने दी। पहली अस्थायी सरकार का गठन किया गया जिसको कई देशों ने मान्यता भी दी, जब पहली बार राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में अफ़गानिस्तान में भारतीयों की निर्वासित सरकार का गठन हुआ और कई देशों ने इसको समर्थन भी दिया। साथ ही साथ गदर आंदोलन ने पंजाब में धर्मनिरपेक्ष किसान राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव भी रखी। तो इस तरह गदर आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई ही, साथ साथ विदेशियों में भी भारतीय पक्ष को रखा और समर्थन प्राप्त किया, और इस तरह से इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया और भारत के बाहर भारतीय को स्वतंत्रता को भी एक सशक्त जनमत इसने दिया। हालांकि साधनों के संबंध में बहुत ज़्यादा दूरगामी रणनीति नहीं थी इसके पास, बहुत ज़्यादा लंबे आगे तक के समय का ये लोग आकलन नहीं कर पाए और बहुत कम सीमित साधनों के साथ इन्होंने लड़ाई को आरंभ किया, जिसके कारण बाद में संघर्ष को रोकना पड़ा। और साथ साथ इनके साथ इन्हीं के लोगों बाद में ब्रिटिश सरकार के साथ शामिल भी हो गए, जिस वजह से ये गदर मूवमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इन सीमाओं के कारण गदर आंदोलन समय के पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में बहुत सराहनीय इसने योगदान दिया और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नींव रखी। आगे चल कर के जब हम भगत सिंह का नाम पढ़ते हैं और इसमें इस प्रकार के क्रांतिकारियों का नाम पढ़ते हैं जिनकी वजह से भारत में ब्रिटिश सरकार को राज करना मुश्किल लगने लगा, अब उसको अपने प्रशासनिक तंत्र को बनाए रखना, भारत में कानून व्यवस्था को बनाए रखना ज़्यादा मुश्किल लगने लगा, बजाय इसके कि अपने आर्थिक हितों को वो साध पाएँ। जितना ज़्यादा उनको भारत से आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे थे वो सारे लाभ उनको अपने इस उपनिवेश की पकड़ को मजबूत बनाए रखने में खर्च करना पड़ रहा था, तो उनको भारत अब घाटे का सौदा लगने लगा। तो इस तरह इन्होंने एक नई रणनीति, एक नया कार्यक्रम जनता के सामने पेश किया। गदर आंदोलन के साथ साथ ये हमने देखा कैसे गदर आंदोलन जब स्टार्ट हुआ उसके पहले हमने बात की थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन में किस तरह से गरम पंथ और नरम पंथ के बीच जब मतभेद होता है, 1907 में सूरत विभाजन हो जाता है। तो सूरत विभाजन के ही पहले बल्कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। हम इन परिस्थितियों को ध्यान में हमें रखना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस के बढ़ते जनाधार और गरमपंथी ताकतों के प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर अब उनके समाज को तोड़ने की कोशिश की, भारतीय समाज को तोड़ने की कोशिश की और इस प्रकार से मुसलमानों को एक प्रकार का आश्वासन दिया गया या मुसलमानों को ये भय दिखाया गया कि आपके राजनीतिक हित सुरक्षित नहीं हैं और कांग्रेस केवल भारतीय या हिंदू राष्ट्र के लिए वो प्रयास कर रही है और आपके अधिकारों की जो रक्षा है उसको अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में ही है, आपके हित सुरक्षित नहीं हैं। इस प्रकार का भय पैदा करके मुसलमानों के बीच में मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ से या राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ से खींचने की कोशिश की गई और इस प्रकार की जो योजना मुसलमानों को ये भय भी दिखाया गया कि हिंदुओं में मध्यम वर्ग मौजूद है और प्रशासनिक पदों पर वो काबिज हैं, अतः मुस्लिम वर्ग को हिंदुओं के उन पर प्रभुत्व कर लेने का एक डर दिखाया गया और इसका पहला शिकार सर सैयद अहमद खान हुए। इन्होंने अपने समुदाय वर्ग के उत्थान के विकास का बीड़ा उठाया और आधुनिक शिक्षा को सशक्त माध्यम माना विकास के लिए और साम्राज्य के संरक्षण में ही सबसे पहले एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना हुई और यहीं से सर सैयद अहमद खान के रुख में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हालांकि 1885 में कांग्रेस के गठन के साथ ही हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को भी इस प्रकार का संकेत देना शुरू कर दिया कि भारत में आपके हित सुरक्षित हैं और आपकी तरफ से अगर किसी प्रकार की संस्था की ऐसी स्थापना की जाती है जो आप अपने हितों की रक्षा के लिए बनाएंगे कांग्रेस के समान ही, तो उसे साम्राज्य के द्वारा हर प्रकार का संरक्षण दिया जाएगा। इस तरह से एक प्रकार का इनको एक संकेत दे दिया गया कि अगर आपने किसी प्रकार की संस्था की स्थापना की तो ब्रिटिश सरकार उसके लिए अवश्य प्रयास करेगी। और बंगाल विभाजन के इन्हीं परिस्थितियों में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से मिलता है 1 अक्टूबर 1906 को
और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में कर दी जाती है और ढाका में ही बंगाल विभाजन के समर्थन में एक आंदोलन चलाया गया। सलीमुल्लाह नहीं चलाया, इसको ढाका के नवाब ने, और बंगाल विभाजन के समर्थन में, क्योंकि उनका मानना था कि बंगाल का विभाजन मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है, जबकि इसका वास्तविक कारण राष्ट्रवाद की भावना को कमज़ोर करने के लिए था। लेकिन मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए ये विभाजन किया गया है, इस प्रकार का इमेज बनाई गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इसको मुसलमानों ने माना भी और ढाका में बंगाल विभाजन के समर्थन में आंदोलन चलाया। साथ साथ ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा अपनी जाहिर की और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, मुसलमानों के अधिकार रक्षा करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार में अपना विश्वास जाहिर किया। इसी समय हम देखेंगे कि 1906 में ढाका में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा है और इसी 1906 में कलकत्ता में भी दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। लेकिन इन दोनों संस्थाओं के अधिवेशन में एकदम विपरीत मांगें और प्रस्ताव पास किए गए। ढाका के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और बंगाल विभाजन के विरोध किया गया, यानी बंगाल विभाजन का विरोध ठीक नहीं है कांग्रेस के द्वारा, गरमपंथियों के द्वारा, उनको नहीं करना चाहिए ये विरोध। इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया कि हम बंगाल विभाजन के विरोध में शामिल नहीं होंगे। साथ साथ स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार की मांग को उन्होंने नहीं माना। वहीं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार का समर्थन किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया और बंगाल विभाजन का विरोध किया जा रहा था कि सरकार बंगाल विभाजन को निरस्त करे। साथ साथ इन्हीं सारी परिस्थितियों में 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन होता है, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मुसलमानों ने की, जो उन्हें 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट के रिफॉर्म्स के अंतर्गत उनको प्रदान कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचक मंडल 1909 के एक्ट के अंतर्गत मुसलमानों को दिया गया कि अब वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सकते हैं और उनको चुनाव करने का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को ही होगा। तो इस तरह उन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि मुसलमानों का हिमायती केवल मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ही हो सकता है, और ऐसा कह करके उन्होंने कांग्रेस के अखिल भारतीय स्वरूप को तोड़ने की भी कोशिश की। अब यहाँ पर कांग्रेस के समक्ष दुविधा का प्रश्न उत्पन्न हो गया। यदि कांग्रेस मुस्लिम लीग की मांगों का विरोध करती है, पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध करती है, तो मुस्लिम लीग उससे दूर जाती है, मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच में कटुता और बढ़ेगी। और अगर कांग्रेस इनकी बातों को मान लेती है तो ये अपने आप कांग्रेस साबित कर देगी कि मुसलमानों का हिमायती अब कांग्रेस नहीं है, मुसलमानों की हिमायती अब केवल मुस्लिम लीग है। तो इस प्रकार एक तरफ खाई एक तरफ कुएं की स्थिति हो गई कांग्रेस के सामने। इन्हीं परिस्थितियों में आंदोलन जब चल रहा है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और उसी समय ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों का मोहभंग होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का एक कारण ये बताया मुसलमानों को कि हम मुसलमानों की संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, आपको बंगाल में अल्पसंख्यक होने से बचा रहे हैं, आपकी बहुसंख्यक आबादी को एक तरफ हम बांट रहे हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों को अलग कर रहे हैं। और इस तरह से हिंदू बहुसंख्यक जनता के अत्याचारों से हम मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बचा रहे हैं। तो ऐसा कहकर बंगाल विभाजन जब किया गया और उसको 1911 में जब रद्द कर दिया गया तो मुस्लिम समुदाय अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगा। और इस घटना के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग धीरे धीरे बल्कि करीब आना शुरू होते हैं। इस व्यवस्था ने मुसलमानों में अलगाववाद की धारणा को, सेपरेटिज्म की धारणा को बढ़ावा दिया और अंततः पाकिस्तान के विभाजन के रूप में भारत के लिए ये व्यवस्था नासूर साबित हो गई। और इसमें जब 1911 में इन्होंने रद्द कर दिया बंगाल का विभाजन, तब कांग्रेस और लीग पास आना शुरू होते हैं इसमें धीरे धीरे। और इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी में जब हुआ प्रथम विश्व युद्ध, तो इसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाली घटना मानी जाती है।
ये इम्पीरियल पावर्स ने के साथ साथ इम्पीरियल पावर्स के साथ साथ जो औपनिवेशिक जनता थी उसको भी ये डायरेक्ट एक तरह से इम्पैक्ट डाला प्रथम विश्व युद्ध ने। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो इम्पीरियल पावर्स थी या साम्राज्यवादी ताकतें थीं वो अपने क्षेत्रीय विस्तार, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, अपने हितों की प्राप्ति के लिए लड़ रही थी। तो उसी के साथ पैरेलल उपनिवेशों की जनता में भी अपने हितों के लिए ऑर्गेनाइज्ड होने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही थी इसी समय। और इस काल में भारतीय उपनिवेश में राष्ट्रीय आंदोलन न केवल मजबूती पकड़ रहा था बल्कि तेज़ी से विस्तार भी कर रहा था, जैसा कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि भारत से बाहर भी सीमाओं में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न उठ रहा था। और इस तरह इस काल में जो उदारवादी विचारधारा पर आधारित कांग्रेस का जो नरमपंथी वर्ग है, इसका भी हम दोहरा चरित्र या दूसरा चेहरा भी देखेंगे जब नरमपंथियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग करने का समर्थन दिया। इस तरह से इनकी एक अलग ही नीति यहाँ पर दिखाई देगी। और ऐसे समय में ही हम एक सांप्रदायिकता, वर्गीय जाति हितों का उभार, इस प्रकार की एक अलग मनोवृत्ति हम भारतीय राजनीतिक आंदोलन के तौर पे यहाँ पर देखेंगे इसमें। हालांकि 1914 से 1919 तक लड़े गए प्रथम विश्व युद्ध का भारत से कुछ भी लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों का अपने स्वार्थ के लिए लड़ा गया युद्ध था। लेकिन तब भी भारत को इस अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से प्रथम विश्व युद्ध ने प्रभावित किया। चूँकि ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, इस वजह से भी इस युद्ध में इसको ज़बरदस्ती से स्वतः शामिल कर लिया गया इसमें। और युद्ध के दौरान भारत के हर एक उपलब्ध संसाधनों का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हों, सभी का इस्तेमाल किया गया इस दौरान, अपने हितों के लिए प्रथम विश्व युद्ध में किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो उस समय उदारवादी दल के नेतृत्व में थी। ये बात ध्यान रखिएगा कि उदारवादी नेतृत्व में यानी नरमपंथी थे, मॉडरेट्स के नेतृत्व में इस समय कांग्रेस प्रभाव में है। और ऐसे में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के युद्ध में साथ देना अपना कर्तव्य समझा। बल्कि महात्मा गांधी तक ने ये कहा कि ब्रिटिश सरकार जब संकट में है तो हमारा नैतिक दायित्व है कि ब्रिटिश सरकार के साथ हम सहयोग करें। और साथ साथ उन्होंने अपना कर्तव्य माना और एक तरह से सौदेबाजी के तौर पर भी इसको देखा कि अगर हम समर्थन करते ब्रिटिश सरकार का है तो हमें कुछ रियायतें मिलेंगी और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला जा सकेगा। ये अलग बात है कि यहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार ने इनका सहयोग ले लिया और बाद में चले गए भारतीय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण था ब्रिटेन के प्रति बहुत पॉजिटिव ही था। और ये केवल क्रांतिकारी ही जो थे उस समय, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में शामिल थे, वो इस विचार के समर्थक थे कि युद्ध को एक अवसर के रूप में हमें लेना चाहिए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र या मिलिटेंट युद्ध छेड़ देना चाहिए, सशस्त्र संघर्ष कर देना हमें चाहिए। और युद्ध के आरंभ होने पर मित्र राष्ट्रों ने ये घोषणा की, ब्रिटिश सरकार जो कि उस समय मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत थी, वो कि हम ये युद्ध किसी साम्राज्यवादी या इम्पीरियल अपने एम्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम विश्व में एक लोकतंत्र की व्यवस्था को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस पर सहज ही यकीन करना संभव नहीं होता है, क्योंकि जिन भी देशों के साथ वो युद्ध कर रहे थे वहाँ कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं था और वो स्वयं अपने उपनिवेशों में किस प्रकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को दबाते थे ये। तो ऐसे में युद्ध के दौरान कांग्रेस के 4 अधिवेशन होते हैं 1914 से लेकर 1918 के बीच में, और इन सभी अधिवेशनों में साम्राज्यवादी युद्ध को समर्थन दिया गया और मित्र राष्ट्रों की विजय की बात कही गई। और एक तरह से साम्राज्यवादी जो युद्ध चल रहा है ये है 1914 से 18 के बीच में पहला वर्ल्ड वॉर। इसमें कांग्रेस ने अपने इन चारों अधिवेशनों में 1914 से 18 के बीच में जो हुए, इसमें ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने की बात इन्होंने कही। साथ साथ भारतीय सैनिकों को महाराज की जो प्रजा की हैसियत से साम्राज्य के अन्य भागों में जो निवासी हैं वो कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ लड़ें। बल्कि गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए और साम्राज्य के पक्ष में लड़ने के लिए प्रेरित किया। और ऐसे में सरकार ने प्रसन्न होकर के कैसर हिंद की पदवी भी दी, टाइटल दिया कैसर हिंद का गांधी को। और बड़े बड़े राजा महाराजा जो भारत के, सभी ने सरकार की सहायता इस समय की। और इन्होंने भारत में कुछ सुधारों को पाने की लालसा में या लालच में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति को अपनाया। बल्कि इसी दौरान देखेंगे कि इन तत्कालीन परिस्थितियों में जब कांग्रेस पर नरमपंथियों का प्रभाव है, ऐसे में संवैधानिक जो रियायतें हैं पाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कांग्रेस सहयोग के लिए प्रेरित कर रही है भारतीयों को। दूसरी तरफ गर्मपंथियों को भी ब्रिटिशर्स
के दमन से, ब्रिटिश सरकार के दमन से बचने के लिए और अपने आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस की आवश्यकता है। ये स्वदेशी आंदोलन के बाद, जब 1907 की सूरत स्प्लिट के बाद, विभाजन के बाद, सूरत विभाजन के बाद जिस प्रकार का दमन हुआ, कांग्रेस ने अपना, नरमपंथियों ने अपना साथ छुड़ा लिया और जिस तरह ये निष्क्रिय हो गए, ये समझ गए कि बिना नरमपंथियों को साथ लिए हमारी गर्मपंथी विचारधारा सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो ऐसे में अपने आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस की आवश्यकता इन्होंने साफ महसूस की, गर्मपंथियों ने। तो नरमपंथी गर्मपंथी एक मंच पर बल्कि प्रकट होने लगे, साथ आने की कोशिश करने लगे, अपने हितों को साथ साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करने लगे। लेकिन ये एकता भी बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि दोनों के मूल कार्यक्रमों में ही अंतर यहाँ दिखाई पड़ता है। इसी दौरान भारत में हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग जैसी जो पार्टियाँ थीं, उनमें आंतरिक मतभेद दिखर के सामने आ रहे हैं। साथ साथ 1906 के बाद मुस्लिम लीग का जो पॉपुलैरिटी है, उत्तरी पश्चिमी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वहाँ से बढ़ कर के जो संयुक्त प्रांत, बम्बई, बंगाल के क्षेत्रों में, खासकर जो उस समय का मिडिल क्लास था, शिक्षित युवा वर्ग है, मुसलमानों के बीच में प्रचार हो रहा था। और इन जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवियों ने सीमित जनाधार वाले लीग को व्यापक जनाधार वाला दल बनाने और मुस्लिम जनता में राष्ट्रवाद जगाने हेतु कांग्रेस को मंच के तौर पर प्रयोग करने का निर्णय लिया। क्योंकि इस समय कांग्रेस भी धीरे धीरे इनके प्रति नरम हो रही है, मुस्लिम लीग के प्रति। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि बंगाल विभाजन रद्द भी कर दिया गया। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार की नीतियों से रुष्ट होकर के मुस्लिम लीग धीरे धीरे कांग्रेस के करीब आ रही है। तो इसी में 1916 का लखनऊ पैक्ट हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसमें मुस्लिम लीग, गर्मपंथ और कांग्रेस के तीनों लोग आपस में मिलते हैं और एक मंच पर इकट्ठा वो खड़े होते साथ में हैं। मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के नीतियों से रुष्ट होकर कांग्रेस से हाथ मिलाना स्वीकार किया और इस तरह से नरमपंथी गर्मपंथियों के सहयोग के लिए एक बहुत बड़ा एक जनाधार, बहुत पॉपुलैरिटी चाहिए थी। इसलिए हिंदू मुस्लिम गठबंधन, होम रूल आंदोलन का उदय देखा जाएगा इसी परिस्थितियों में। और प्रसार इन कार्यों के लिए कांग्रेस को मंच के रूप में यूज़ करने की कोशिश की गई। इसी के परिणाम स्वरूप 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है और मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधि मान लिया गया। और इसी 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को मान लिया। यानी कांग्रेस ने अपने मंच से मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट के अंतर्गत दी गई सुविधा को मान्यता दे दी। अब कांग्रेस इस बात का विरोध नहीं करेगी कि आप मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों दिया गया, या मुसलमानों के हितों के प्रतिनिधि केवल मुसलमान ही है या मुस्लिम लीग ही है। अब एक तरह से ये बात कांग्रेस ने साबित कर दी या ये मैसेज दे दिया जनता के बीच में कि मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग के जो है या मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम है वही करेंगे। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अब इस प्रकार का संकेत जनता के बीच में जाने लगा। इसी युद्ध के दौरान हम देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को और अन्य भारतीय सैनिकों को सैनिकों के रूप में भारतीयों को बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में भेजा गया इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और इन सैनिकों की जो तमाम सामग्री है, खाद्य सामग्री है, ये सब भारतीय कोष से किया गया। यानी जैसा हमने कहा कि भारत के रिसोर्सेज को यूज़ किया गया हर तरीके से इस युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और तमाम तरह की जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन उस पर लगाया गया, कर लगाया गया। और खाद्यान्न उपज कम होने और बढ़ती मांग से मुद्रास्फीति बहुत हुआ, यहाँ बढ़ा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ। और ऐसे में ब्रिटिश व्यापारी कंपनियाँ, भारतीय जमींदार व्यापारियों को बड़ा लाभ हुआ इससे, लेकिन आम जनता की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। अकाल, बीमारी और आर्थिक असंतोष, उद्योग धंधों का पहले ही विनाश हो चुका था। इन सब की वजह से आम जनता, निम्न जो वर्ग है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। और दूसरी तरफ जो भारतीय उस समय का जो पूंजीपति वर्ग था, उस समय जो बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, उस समय उनको बहुत लाभ हो रहा था। और ऐसे में युद्ध के दौरान जो तमाम तरह की जो आयात बाधाएं थीं, जो तमाम तरह के जो कर लगाए जाते हैं इंपोर्ट के लिए, उसमें और सैनिक जो सामान हैं उसकी आवश्यकताएं बड़ी तेज़ी से बढ़ी। तो इसमें औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला उस दौरान। जब ये औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला तो कच्चे माल की उपलब्धता भारत में बहुत ज़्यादा वैसे भी थी। तो इन सब ने औद्योगिकरण को बढ़ावा तो मिला, लेकिन भारतीय पूंजीपतियों ने मजदूरों को कम मजदूरी दे करके पश्चिमी पूंजीपतियों की तरह नए नए उद्योगों का प्रसार किया।
पश्चिमी पूंजीपतियों के मॉडल पर इन्होंने भारतीय मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दिया और अब इस युद्ध की परिस्थितियों में अपने लाभ के लिए इन्होंने काम किया। और इन पूंजीपतियों के लाभ से जहां ब्रिटिश सरकार को युद्धकालीन परिस्थितियों में मदद मिली, वहीं भारतीय मजदूर और असहनीय और गरीब होते गए। और इन सभी आर्थिक और ये जो सामाजिक जो असंतोष है, जो रोष है, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय किसान और मजदूर आंदोलनों का उदय हुआ। साथ साथ जो रूसी क्रांति, इस समय रशियन जो रूसी क्रांति थी, जहाँ पे समाजवादी तत्वों की प्रधानता थी, उसका असर भी भारत पर हो रहा था। इस समय बढ़ती हुई कीमतें, लगान में बहुत ज़्यादा वृद्धि, फूड ग्रेन्स की कमी, ये सब ऐसे लोकल जो इश्यूज़ थे जिसमें जमींदार और किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जमींदार और किसानों के बीच में। और आगे चल कर के जो भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो इतना ज़्यादा इससे प्रभावित हो गया, क्योंकि युद्ध का जो बोझ है वो भारत पर पूरी तरह से डाला गया। इस वजह से भारतीयों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। तमाम तरह के हैंडीक्राफ्ट्स जो उद्योग थे वो पहले ही नष्ट हो चुके थे। साथ साथ लगान ऐसे में बढ़ा दिया गया, ब्रिटिश सरकार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लगान बढ़ा रही है अपने युद्ध के खर्चों को निकालने के लिए। तो ऐसे इस महायुद्ध में जो परिस्थिति है, आर्थिक जो व्यवस्था है, इतनी ख़राब हो गई। और साथ साथ इस महायुद्ध में कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने भारत के महत्वपूर्ण योगदान का हवाला देते हुए तमाम तरह दमनात्मक कानून जो हैं उसको वापस लेने की बात कही, प्रांतीय स्वायत्ता आदि की मांग की, जिस लालच में इन्होंने युद्ध में सहायता देने की बात की थी। ये जो स्थानीय असंतोष थे, इस तरह से बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के रूप में, तो केरल में मोपला विद्रोह के रूप में ये सब प्रकट हुए। और इन स्थानीय असंतोष के जो उभरते हुए जो बहुत वायलेंट थे ये, और खासकर कम्युनल एक तरह से होते जा रहे थे, ये जो असंतोष हैं इसको रंग दिया जा रहा था। तो ऐसे में ये ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी विपरीत परिस्थिति पैदा होती जा रही थी। और नैतिक आधार पर ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते जा रहे थे। गांधी जी ने कहा कि नैतिक आधार पर ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना चाहिए हमें। लेकिन युद्ध के बाद के जो परिणाम थे, ब्रिटिश सरकार का दमनात्मक रवैया, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, इन सब ने ब्रिटिश सरकार से मोह भंग कर दिया। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध में कई तरह के रंग देखने को हमें मिलते हैं। अलग अलग नेशनल मूवमेंट के अंदर एक संस्था के तौर पे कांग्रेस के, साथ ब्रिटिश सरकार का। तो इस तरह प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता, संगठित होम रूल मूवमेंट, गांधी का उदय हुआ इस पृष्ठभूमि में, इस तरह कई तरह के परिस्थितियां, परिणाम घटित यहाँ पे दिखाई पड़ते हमें हैं। लेकिन साथ साथ इसके जो प्रभाव रहे, रूसी क्रांति जो प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा परिणाम थी, इसके परिणाम 1917 में जो रूसी क्रांति आई, ये विश्व युद्ध का ही परिणाम थी। इस क्रांति का संदेश दुनिया भर में फैला और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। तमाम तरह के मजदूर और कृषक आंदोलन भारत में फैलने लगे इसी दौरान। और इस तरह युद्ध ने भारतीय जो बुर्जुआ क्लास था, बुर्जगीज था, राष्ट्रीय आंदोलन के करीब लाने में इनको मदद की। और विदेशी प्रतिद्वंद्विता की जो अनुपस्थिति के कारण जो भारतीय औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग ने युद्धकाल में खूब लाभ कमाया उस समय। और युद्ध के बाद भी इस लाभ को जारी रखने के लिए उसे एक बहुत बड़े एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवादी सरकार की ज़रूरत थी, जो उसको विभिन्न तरह के करों से बचाए। युद्ध के बाद अचानक से जब मंदी आई तो उसमें सहयोग करे। यही वजह था कि रोलेट सत्याग्रह के जो प्रतिज्ञा पत्र है उस पर कुल मिलाकर के जो व्यापारी थे उन्होंने बड़े पैमाने पर रोलेट सत्याग्रह का जो उसमें राष्ट्रवादियों का सहयोग किया। इन्हीं प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में हम देखेंगे जो पॉपुलर अनरेस्ट की बात अगर करें तो सबसे प्रमुख पॉपुलर अनरेस्ट में होम रूल निकल के सामने आता है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन, यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की प्राप्ति, जिसका मतलब था कि बाहरी रूप से तो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होगा, लेकिन आंतरिक रूप से नियंत्रण भारतीयों के हाथ में रहेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य था संवैधानिक उपायों और शांतिपूर्वक शासन की प्राप्ति थी। साथ साथ इसमें सभी वर्गों, जातियों, क्षेत्रों का सहयोग प्राप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया इसमें। इस तरह जो होम रूल लीग था वास्तव में भारत के लिए स्वशासन की याचना नहीं, बल्कि भारत में एक तरह से भारतीयों के हाथ में शासन की बागडोर सौंपने के लिए था ये। इसके प्रमुख कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो इसमें स्वशासन के लिए भारतीय जनता में जागरूकता पैदा करना, राजनीतिक मुद्दों पर बहस आयोजित करके राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता की पकड़ को मजबूत बनाना, साथ साथ राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी देने के लिए
छात्रों के लिए कक्षाओं का आयोजन किया जाता था, इसमें क्लासेस की जाती थी, तमाम तरह के पुस्तकालयों की स्थापना की गई, लाइब्रेरीज़ के लोगों में पर्चे बांटे गए, पैम्पलेट बांटे गए जिसमें राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की बातें की गई, चंदा एकत्रित किया गया। इस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपना करके लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। तो ये सारे जो काम थे विभिन्न वर्गों में एकता बनाने के लिए कोशिश करने के फलस्वरूप किया गया और हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाए गए, कार्यक्रम तय किया गया होम रूल का। और ये जो होम रूल आंदोलन है 16 जून 1914 को 6 वर्ष की सज़ा काट करके जब तिलक मांडली जेल से जब रिहा किए गए, ये 16 जून 1914 को इसी समय जब ये रिहा किए गए 1914 में ही एनी बेसेंट कांग्रेस में जब शामिल होती हैं और एनी बेसेंट के प्रयास के फलस्वरूप ही हम देखते हैं कि जो होम रूल मूवमेंट है या कांग्रेस लीग व्यक्ति होता है। और ख़ासकर एनी बेसेंट के बारे में हम जानते हैं कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस की अनुमति और गर्मपंथी नेताओं का सहयोग लेना आवश्यक समझा। इसलिए एनी बेसेंट ने गर्मपंथी नेताओं को ये समझाने लगी कि वे तिलक और उनके गर्मपंथी साथियों को कांग्रेस में शामिल कर लें और एक तरह से एनी बेसेंट के परिणाम स्वरूप ही तिलक और उनके साथियों को कांग्रेस में शामिल किया गया, क्योंकि इस समय तक अब तक इस पूरे प्रकरण के दौरान, इस समयावधि के दौरान नरमपंथी भी निष्क्रिय रह चुके थे और ब्रिटिश सरकार के बदले रवैयों को वो देख रहे थे। और साथ साथ इस समय एक महत्वपूर्ण घटना ये भी होती है कि फिरोज शाह मेहता ने एनी बेसेंट की मांग को मानने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन 1914 में इस वजह से हालांकि कुछ देरी हुई, लेकिन फिरोज शाह मेहता जब तक जीवित रहे तब तक नरमपंथी गर्मपंथियों के बीच में थोड़ा मतभेद दिखाई पड़ता है और उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। लेकिन 1914 के कांग्रेस अधिवेशन के बाद तिलक और एनी बेसेंट ने स्वयं एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, क्योंकि फिरोज शाह मेहता ने एनी बेसेंट की मांग को मानने से जब इनकार कर दिया तो एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर अपना एक आंदोलन चलाने का निर्णय किया और होम रूल आंदोलन 2 जनवरी 1915 में कॉमन व्हील नामक एक वीकली पत्रिका थी, वीकली मैगजीन या साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य, जैसा कि हमने बात की अभी, कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से शासन की प्राप्ति करना था। और तिलक ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना अप्रैल 1916 बेलगांव में की थी, महाराष्ट्र में, और एनी बेसेंट की होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1916 में मद्रास में होती है। दोनों की जो सोसाइटी है वो अलग अलग है। एनी बेसेंट की होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1916 मद्रास में और तिलक की अप्रैल 1916 बेलगांव महाराष्ट्र में होती है, जबकि होम रूल आंदोलन का शुभारंभ जो है 1915 2 जनवरी को हो चुका है। और तिलक के होम रूल लीग का जो कार्य क्षेत्र है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बराड़ तक विस्तृत दिखाई पड़ता है और बाकी इन प्रांतों को छोड़कर शेष जगह एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो थी उसका प्रभाव क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार किया, तो एनी बेसेंट ने कॉमन व्हील और न्यू इंडिया नामक इन वीकली पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार किया। और तिलक के होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, जबकि एनी बेसेंट की होम रूल लीग की सदस्य संख्या काफ़ी कम थी उस समय। और इसी समय 1916 में तिलक की बढ़ती लोकप्रियता, होम रूल मूवमेंट का बढ़ता प्रभाव देख करके तिलक को कारण बताओ नोटिस दिया गया और तिलक को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के साथ साथ ही उनको भारत में बढ़ती हुई इस प्रकार की अराजकता का उनको दोषी ठहराया गया और तिलक को अपने जन्मदिन के अवसर पर जनता की तरफ से 1 लाख रुपए दिए गए, जिसके कारण सरकार ने इनको कारण बताओ नोटिस दिया कि इतना इनके पास पैसा कहाँ से आया और इस प्रकार परेशान करने का प्रयास किया गया इसी दौरान। लेकिन इसी समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ एनी बेसेंट के साथ मिलकर के होम रूल आंदोलन के दौरान निर्मित होती हैं कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर जब प्रभाव बढ़ता इसमें दिखाई पड़ता है इस दौरान, तो होम रूल लीग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट, वीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया। और इसी दौरान इसकी गिरफ्तारी के दौरान हम देखेंगे कि बहुत से लोगों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को वापस कर दिया, जिसमें सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि जो दी गई थी या नाइटहुड की उपाधि उसको अस्वीकार कर दिया। और इसी होम रूल मूवमेंट से परेशान होकर के या इसके दबाव में आकर मॉन्टेग्यू घोषणा की गई। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई और इस मॉन्टेग्यू घोषणा के अंतर्गत कहा गया कि भारत के प्रशासन में भारतीयों को शामिल किया जाएगा
और इसी घोषणा के बाद 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद होम रूल लीग को समाप्त किया गया, होम रूल मूवमेंट को समाप्त किया गया और 1917 में एनी बेसेंट को जेल से इस समय रिहा किया गया इसी दौरान। और इसी समय एनी बेसेंट की लोकप्रियता अपने चरम पर रहती है और दिसंबर 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव के कारण एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। जब एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई तो इनके प्रयास स्वरूप हम देखेंगे कि कांग्रेस लीग पैक्ट या लखनऊ समझौता होता है। चूँकि इस समय तक एनी बेसेंट की भूमिका कांग्रेस में ज़्यादा है, इनका कद काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी बात, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो चुकी थी 1916 तक, चूँकि ये गरमपंथी नरमपंथियों के बीच में काफ़ी बड़ी बीच में बाधा थे क्योंकि कांग्रेस पर इनका प्रभुत्व काफ़ी ज़्यादा था। और दूसरी तरफ तिलक की उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई थी होम रूल मूवमेंट की वजह से भी। तो ऐसे में 1916 में उदारपंथी और उग्रपंथी समझौते की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1916 का जो समझौता है वो इसकी पृष्ठभूमि में हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मुस्लिम लीग का भी महत्व या जिक्र इसमें आता है। अपनी स्थापना यानी 1906 के समय से ही, दिसंबर 1906 के समय से ही मुस्लिम लीग कांग्रेस की विरोधी थी और उसका विचार था कि मुस्लिम जनता का हित ब्रिटिश समर्थक दृष्टिकोण बनाए रखने से पूरा हो सकता है। यानी ब्रिटिश सरकार के समर्थक के रूप में जब तक हम रहेंगे तब तक मुस्लिम जनता के हित पूरे होंगे और इसके लिए कांग्रेस का विरोध करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रही थी। इसलिए लीग ने कांग्रेस की स्वशासन की मांग को कभी समर्थन नहीं दिया। लेकिन 1912 से 1916 के बीच की परिस्थितियों ने, जिस पर हमने अभी चर्चा की, कुछ इस प्रकार से आकार लिया कि लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और मुस्लिम लीग कांग्रेस के समीप आई और दोनों के बीच में 1916 में पैक्ट होता है। और इस दौरान इस पैक्ट में मुस्लिम लीग उग्रपंथी और नरमपंथी तीनों के बीच में समझौता होता है और इस तरह नरम पंथ और गरम पंथ को एक साथ मंच पर लाने का पहला प्रयास तिलक और एनी बेसेंट ने किया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग, नरम पंथ, गरम पंथ ने एक साथ आकर के काम करना स्वीकार किया और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। और 1907 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में जो एक वैक्यूम या शून्यता आ गई थी, कांग्रेस ने इस बीच कोई नया आंदोलन न चला करके पुनः वही याचिका प्रतिवेदन की नीति अपनाई और 1915 में फिरोज शाह मेहता और गोखले की मृत्यु हो गई, जिसके कारण तिलक के जो कट्टर विरोधी अब केवल एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही बचे थे। इस परिस्थिति में एस.एन. बनर्जी अकेले तिलक का विरोध नहीं कर पाए और होम रूल मूवमेंट की वजह से तिलक एनी बेसेंट का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा भी हो गया। इसलिए इन घटनाओं से 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए इन उपरोक्त परिस्थितियों के कारण ही ये पैक्ट होना संभव हो पाया। अब इन्होंने 16 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करना स्वीकार किया और इसी को कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस लीग समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार, हालांकि एक तरह से गलत पहलू था कांग्रेस का। कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार करना उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे की आवश्यकता थी और पृथक निर्वाचक मंडल को कांग्रेस ने स्वयं जहर की उपमा दी, स्वयं उसको कहा ये जहर है, विष है। लेकिन फिर भी मुसलमानों को करीब लाने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस ने इस बात को मान लिया और इस तरह भारत में सांप्रदायिकता की एक पृष्ठभूमि को स्थायित्व मिल गया और आगे चलकर इसकी चरम परिणति भारत विभाजन के रूप में हमें दिखाई पड़ती है।